नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका विशेष के एक और विशेषांक में। युवा शक्ति की प्रखरता और ऊर्जा से हर कोई वाकिफ है। भारत के युवा मतदाता देश का भविष्य होने के साथ साथ देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भारत की लगभग 65% जनसंख्या की आयु 35 बरस से कम है। इस सच्चाई से वाकिफ सरकार का पूरा ध्यान युवाओं के माध्यम से विकास लाने पर केंद्रित है। इसकी बानगी राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में भी देखने को मिलती है। जानकारों के मुताबिक हमारी युवा आबादी न सिर्फ हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती भी है। आज भारत का युवा मतदाता अपने हक और फर्ज दोनों से अच्छी तरह वाकिफ है और नया भारत कैसा हो, इस पर भी उसका नजरिया साफ है। तो आप तक इस वर्ग की सोच और भावनाएं पहुंचाने के लिए हमने भी वर्जनाओं को तोड़ा और निकल पड़े एक क्लीन स्लेट लेकर हिंदू कॉलेज की तरफ, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा है। यहां देश भर से चुने हुए विद्यार्थी आते हैं और अपने साथ लाते हैं इलाकाई कलेवर, तेवर और अपनी मिट्टी की खुशबू। तो कैसी रही ये मुलाकात आपको दिखाएंगे, पर इस पैकेज के बाद। और हां, इस मुलाकात में हमारे साथ थी हमारी सहयोगी स्मृति रस्तोगी। युवा भारतीय महत्वाकांक्षी हैं और अपने करियर के फैसलों में खुद मुख्तारी चाहते हैं। बदलते वक्त के साथ नए कौशल की जरूरत को स्वीकारते हैं। उच्च शिक्षा की लकीर को बढ़ाना चाहते हैं। कुछ भी नया सीखने के लिए वक्त देना चाहते हैं। और नया भारत कैसा हो, इस पर भी इनकी राय साफ है, क्योंकि ये मतदाता भी हैं और किसी भी चुनाव के नतीजों को बदलने की ताकत रखते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 18 से 19 आयु वर्ग के 1.5 करोड़ युवा मतदाता 2019 के आम चुनाव में पहली बार मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। इन युवाओं का नजरिया बिल्कुल साफ है कि वो देश के भविष्य के लिए वोट करेंगे। इनका कहना है कि ये नेताओं से नौकरियों, महिलाओं की सुरक्षा और किसान संकट जैसे असल मुद्दों पर ध्यान देने की उम्मीद करते हैं। जीवन को लेकर अपने लक्ष्यों और करियर के चुनाव में ये सभी भले ही एक दूसरे से जुदा हों, लेकिन बेहतर कल की उम्मीदों और युवाओं की चिंताओं को प्रदर्शित करने में सभी एक हैं। इनमें से ज्यादातर का कहना है कि देश के सीमित संसाधनों और ऊर्जा को धरोहरों और मूर्तियों जैसी चीजों पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही अलग अलग प्रदेशों के युवाओं की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। अगर 2014 के आम चुनाव पर नजर डालें तो ये युवा 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, छत्तीसगढ़, मिजोरम, दमन दीव और दादरा नगर हवेली में चुनाव परिणामों को निर्णायक ढंग से प्रभावित करने की स्थिति में थे, जहां इनकी संख्या 60% से अधिक है। केवल 4 राज्यों गोवा, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु में इनकी संख्या 50% से कम है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में इस बार 20.1 लाख मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में 16.7 लाख और मध्य प्रदेश में 13.6 लाख नए मतदाता हैं। राजस्थान में 12.8 लाख, महाराष्ट्र में 11.9 लाख, तमिलनाडु में 8.9 लाख और आंध्र प्रदेश में 5.3 लाख नए मतदाता हैं। दिल्ली में नए मतदाताओं की संख्या 97,684 है। अब हम पहुंचे हैं हिंदू कॉलेज, जो देश के जाने माने कॉलेजेस में से एक है। यहाँ देश भर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए और भारत के लिए नए सपने देखने के लिए। हम इनसे बात करते हैं और जानेंगे कि इनके सपनों का भारत क्या है, नया भारत क्या है फर्स्ट टाइम वोटर के लिए। इसमें हमारे साथ हमारी सहयोगी हैं स्मृति रस्तोगी।
और हम बात करेंगे आपसे और हम सवाल पूछेंगे कि आप फर्स्ट टाइम वोट करेंगे इस इलेक्शन में, आपके हिसाब से क्या मानक होने चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक नए हिंदुस्तान का, उसमें क्या क्या होना चाहिए? मैं प्रशांत शौकीन दिल्ली से। जब मैं फर्स्ट टाइम वोटर की बात करता हूं तो वोट का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया केवल एक अधिकार नहीं है, हमारा दायित्व भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। तो सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को भी और संपूर्ण देश को ये अपील करना चाहता हूं कि अपने घरों से निकलें और इस अधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि अगर आप उंगली दबाएंगे नहीं तो आप उंगली उठा नहीं पाएंगे, आप प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। बहुत बढ़िया, तालियां उस पर। अब बात है नए भारत की। तो जब हम नए भारत की बात करते हैं तो उसमें मूल भारतीयता के सभी संदर्भ को जीवित रखते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ विकास होना चाहिए, यहाँ ठोस मुद्दों पर बात होनी चाहिए। जब मैं ठोस मुद्दे कहता हूं तो मैं सभी तबकों के विकास की बात करता हूं। यहाँ आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास की आवश्यकता है। सभी तबकों से मेरा अभिप्राय है कि यहाँ पर दलितों की बात होनी चाहिए, यहाँ पर महिलाओं की बात होनी चाहिए, यहाँ युवाओं की बात होनी चाहिए, मजदूरों की बात होनी चाहिए और किसानों की बात होनी चाहिए। हम सभी के हित हैं किसी न किसी, जैसे मैं एक युवा हूं तो मेरा हित है शिक्षा और रोजगार। एक किसान का हित होगा एमएसपी मिले उसे और उसकी फसल बर्बाद ना जाए, हमारे अन्नदाता। बहुत बहुत अच्छा आपका सवाल है। और And I'll come to you now. What's your name? Sonali. Sonali, what's your take on New India? Well, I believe the kind of India in which I would like to live in would be the one where there shall be no economic disparities, no distortion of truth, there should be no repressive use by political leaders, and there should also not be the defamation of the minority groups, along with the freedom to express, the freedom to cast their dissent and opinions on every policy. And also talking about the efficiency of the policies, I think when we come and when we decide on to decide the efficiency of a policy, the policy should not be measured by the initiative, by the facts it was established upon, but it should be judged on the outcome of the policy. Thank you so much. मेरा सवाल स्मृति जो है वो इनसे ये है कि ये नई जनरेशन है, इसकी कंसर्न्स एक भारत को लेकर वो भी है कि जहाँ नौकरियों की समस्या ना हो, लेकिन जहाँ पर नौकरियों के पीछे ना जाने के बजाय जब नौकरियाँ जो है जो जॉब्स हैं क्रिएट किए जाएं, हमें इनसे सवाल ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ करके मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि स्टार्टअप इंडिया की हम जहाँ तक बात करते हैं वो जॉब क्रिएशन की बात है, उस पर आपका क्या कहना, अभी जनरेशन क्या सोचना है कि आगे बढ़ करके जब आप निकलेंगे यहाँ से आप नौकरियाँ तलाशेंगे या नौकरियाँ पैदा करने की बात करेंगे? सबसे ज़रूरी बात यह है कि युवाओं को भी अपनी नौकरी तलाशने के अवसर के साथ साथ नौकरी कैसे बनानी है, मतलब किस तरीके से स्टार्टअप करना है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं इससे पहले हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि पहली बार वोट देना, उस पर मैं आना चाहूँगा कि जैसे हम कह रहे हैं कि हम पहली बार वोट देंगे, और मैं उत्तराखंड से हूँ, हालांकि वोट मैं देना चाहता हूँ, लेकिन एक ऐसी पॉलिसी कम से कम सरकार को होनी चाहिए कि हम जब दूर पड़ रहे हैं तो हम वोट देने वहाँ नहीं जा पाएंगे। और आप कह रहे हैं कि हम वोट दें, तो हम चाह भी रहे हैं हम वोट दें, हम चाह कर भी वोट नहीं दे पाएंगे। तो आपके कहने का मतलब है कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके अंतर्गत जैसे पोस्टल बैलेट्स की व्यवस्था सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए की गई है, वैसे ही कुछ छात्रों के लिए भी की जाए जो कहीं पर भी रहें, बिल्कुल, वो अपने होम टाउन में या जहाँ पर भी उनका वोट है उसको दे सकें। It is very important to get their perspective because since they are the first time voters, they'll be casting their ballot for the first time in these elections. It is important to understand and know how excited, how important these elections are for them. So I'll come to you now. What's your name? My name is Ankita Biswas. I'm from Bengal and I have come to study. I'm studying maths honors out here. So basically when I hear the term called right to vote, that is suffrage, the first thing comes in my mind is responsibility. A responsibility as a responsible citizen of this nation. So basically we being the youth of this nation, if we prefer to just sit at home and don't go for vote just for the sake of like, why to go there, why to stand in the queue, then basically we are avoiding ourselves from being a part of the decision making. A decision making, the first step towards the decision making
in our nation is the right to vote. It's our responsibility to be a part of the decision making. And like it's very easy to criticize the government, criticize the policies sitting at the tea table, but it's very hard to come out of the tea table and take a stand. And taking a stand comes from the right to vote. It's the first step. I will like to request everyone out here who is watching this TV show that please come out and exercise this right to suffrage and be a part of this new India. Thank you. Thank you बहुत so अच्छी बात much. इन्होंने बोली है कि बाहर निकल के वोट देना ज़रूरी है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये बताइए कि जो भी सरकार बनती है, जिस भी पार्टी की बनती है मैम, आप उनसे अगर मैं कहूँ कि 3 बातें या 3 मुख्य मुद्दे जो आप चाहेंगी कि वो सरकार उठाए और उसका निस्तारण करे, क्या होंगे? ये सबसे पहले तो हमें एक व्यक्ति को मतलब पूर्ण रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए पहले जो गवर्नमेंट है उसको शिक्षा और स्वास्थ्य में एक बेहतर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि जो हमारा हर जो भारतीय नागरिक है वो सशक्त हो और एक बेहतर भारत बनाने की जो हमारी कल्पना है उसे हम प्राप्त कर सकें। और जो सेकंड है, जो गवर्नमेंट है कुछ अलग अलग अच्छी स्कीम्स लेकर आए ताकि हम लोगों को रोज़गार मिल सके। और जो तीसरा पॉइंट है वो मैं ये कहूँगी कि जो भी जैसे यहाँ पे ऐसा होता है कि जो हमारा जैसे जो हायर क्लास है और जो हमारा निम्न वर्ग है, तो उनको 2 अलग रूप से ट्रीट ना किया जाए, उनके जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, क्योंकि जो हमारा जो भारत है वो केवल हमारे जो हायर क्लास है उन्हीं से नहीं बनता। जो हमारा निचला वर्ग है उनका बहुत बड़ा रोल है हमारे इंडिया को बनाने के लिए, तो उनके लिए भी काम किया जाना चाहिए और इन्हें समान मतलब आप बात कर रही है एक इंक्लूसिव इंडिया की, जहाँ विकास ज़मीन तक पहुँचे। बहुत अच्छी बात आपने कही। स्मृति, आपसे एक बात और मैं कहना चाहूँगा, हमने कुछ स्टूडेंट से बात की तो वो एक बात और कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 पॉलिसी होनी चाहिए, यानी कि सारे राज्यों में जो है वो शिक्षा को लेकर के जैसे एक ही बोर्ड हो, एक ही यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। So on that note, I will like to ask one question to that female, to that girl here. What is your name? My name is Vibhor. I'm from Himachal. Acha. Vibhor, so what do you think of this 1 nation, 1 education policy? See, I believe that yes, India is a diverse country, but it is diverse to a point where we've started having bifurcations in the nations. So what is important right now is to have a cohesive policy that would unite the entire nation. So it is very important that every individual in the country is studying in a language or is studying things, not language necessarily, but studying things that are taught in every part of the country. So what we get is somebody who has studied everything that each and every person is studying, be it Kashmir or be it in Tamil Nadu. And what is also important right now is the reforms in our education system, because they were formulated at a time where there was an entirely different kind of rule in the country. So if we are trying to build a nation from the youth on those policies, it would be really wrong for the country. So cohesive policies in the education system would also be very beneficial for the nation right now. Also help in exchange of ideas between people and students. Absolutely, that is. Thank you so much, Vibhor. Sandeep, a very important point of uniformity and cohesiveness which students are putting forth, that it will help in enabling the nation to grow, to build this idea of new India. Right. Now I want to shift over to the cleanliness, Swachhata. It has nothing to do with the government drive which is going on right now, but essentially it should be the part of our DNA. वो हमारे जीवन का हिस्सा है स्वच्छता, और स्वच्छता अब एक सरकार की नीति भी है। आप कितना सहमत हैं कि स्वच्छता जो है वो हमारे जो बुनियादी दिन है, एक दिन जो है उसमें सुबह से लेकर शाम तक हमारे घरों में, हमारे घर के आसपास होनी चाहिए? आप कितना सहमत हैं इससे? मेरा नाम अभिषेक है, मैं यूपी से हूँ। तो अगर स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता जो है वो सिर्फ एक सरकार की नीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर हम व्यक्तिगत रूप से उस पर ध्यान दें तब जाके हम उसको एक वृहद स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। हाँ, जो सरकार की नीति थी उससे भी काफ़ी जागरूकता फैली है, जिससे लोग, जैसे अगर बात करें तो कभी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता था, और उस दिशा में अगर ध्यान मोड़ा गया कहीं ना कहीं, अगर मैं अपनी ही बात करूं तो कहीं ना कहीं एक बार ये आता है, कुछ फेंकने से पहले या कुछ इधर उधर कूड़ा करकट या करने से पहले एक बार दिमाग में अब ये बन जाता है कि नहीं, अगर एक अभियान कोई चला रहा है तो उसमें हम अपना योगदान ज़रूर दें, ताकि हम बेहतर भारत बना सकें, स्वच्छ भारत बना सकें। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, जैसे कि अभिषेक भैया ने कहा है, मेरा नाम विश्वास है और मैं राजस्थान से हूँ।
और स्वच्छता एक व्यक्ति के निजी लेवल पे आना चाहिए। और क्योंकि सरकार ने अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है कि उन्होंने एक मास अवेयरनेस फैलाई है, पर ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए ले जाएं। और क्योंकि स्वच्छता के लिए बहुत से ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, स्कीम्स प्लानिंग्स और हुई हैं हमारा, पर सबका बेस यही रहता है कि एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल जो इस नए भारत की कल्पना करता है वो इसमें क्या रोल निभा सकता है, तो उसे ही सब कुछ करना होगा, उसे ही देखना होगा। क्योंकि आज सरकार है, हो सकता है सरकार कल को बदल जाए, तो क्या वापस हम पीछे चले जाएंगे? नहीं, हमें आगे ले जाना होगा नए भारत के लिए। तो हमें उस स्वच्छता के जो नए आयाम है उसे देखना होगा और एक देश को बहुत बेहतर करना होगा। बहुत अच्छा आपने बोला। आपसे सवाल ये है कि नया भारत युवा के लिए, युवा के हिसाब से आप नए भारत की 3 खासियत बताएं जो आप देखना चाहते हैं अपने नए भारत में। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र और दिल्ली से, मूलतः उत्तर प्रदेश से हूँ पर दिल्ली में हूँ। नए भारत को लेकर के जो मेरा अपना भी सपना है और शायद वो देश के अधिकांश लोग मानते भी हों, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो जिसे अधिक से अधिक आधुनिक अभी होना है, पर भारत का जो स्वरूप होना चाहिए वो अपनी परंपरा से भी उतना प्रेम करे, वो अपने वेदों और उपनिषदों को भी उतनी मान्यता दे। ये भारत केवल आधुनिक भारत नहीं हो सकता है, ये भारत गांधी का भी भारत है जो वैचारिक रूप से आधुनिक है, ये नेहरू का भी भारत है और भगत सिंह का भी भारत है। तो इन सभी के विचारों को समग्र रूप से शामिल करते हुए अगर हम भारत निर्माण की बात सोचें तो शायद भारत विश्व का एक बेहतर देश बनेगा। थिंकिंग ग्लोबल और एक्टिंग लोकल की आप बात कर रहे हैं, आप बताएं। सत्यपाल सिंह, राजस्थान। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें जो सोचना होगा वो वैश्विक स्तर पर सोचना होगा और जो हमारे जो हमें जो कर्म करने होंगे वो हमारे लोकल यहाँ पे करने होंगे। अगर जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जैसे मध्यकाल या प्राचीन काल में थी कि गांव को कभी भी बाहर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अगर वो स्थिति आज भी आ जाए कि भारत के गाँवों की अर्थव्यवस्था जो पूरा विश्व चकित है कि कैसे हज़ारों सालों तक एक ही गाँव अपनी अर्थव्यवस्था खुद ही चला पाया, अगर हम आज भी उस चीज़ को करें तो शायद हम एक बेहतर भारत की ओर बढ़ सकते हैं। So this is the point which the students are raising, that think global and act local. Yes. This is the crux of what we are getting to understand from them. One very important point which we cannot forget is the role of farmers in our country. The role of farmers in our country, because at the end of the day, they are the Annadata. I'll come to you for that. How important do you see the role of farmers in building, in contributing to this new India? मेरा नाम नीरज है और मैं दिल्ली से ही हूँ। और किसानों के बारे में यही कहना है मेरा कि जब हम अपनी अर्थव्यवस्था के उत्थान की बात करते हैं तो ग्रामीण किसान जो है वो मूल इकाई है जिनकी वजह से हम अपनी अर्थव्यवस्था का उत्थान कर सकते हैं। क्योंकि जो किसान है वो हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा अपना योगदान देते हैं। सरकार को कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे कि किसानों को उसका पूर्ण लाभ मिल सके, उनकी फसल का समर्थन मूल्य जो है उन्हें उचित मिल सके। एक सवाल आपसे है जो कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है एक नई जनरेशन से पूछना है, वो ये कि जात पात और धर्म भले हमारी निजी ज़िंदगी में जैसा भी हो, लेकिन समाज में या देश में उसकी नीतियों में इसका कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसका जवाब कौन देना चाहेगा? सर, मेरा नाम इरफान अहमद लोन है और मैं कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बानीपुरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। लोकतंत्र का जो पर्व है, लोकसभा चुनाव तो आते रहते हैं सर। हमें चाहिए हमारे नेताओं को और हमें कि हम स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उचित मुद्दों पर चुनाव लड़ें। जहाँ तक रही, हमेशा मैं ये देखता हूँ कि जब भी लोकसभा सीटों की बात की जाती है तो जातीय समीकरणों की बात होती है। हमें इन सब से ऊपर उठ करके 21वीं सदी के विश्व में जीना चाहिए और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि भारत की आबादी पूरे विश्व की 17% आबादी है। तो इसे ना सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ करना है। एक बहुत ज़ोरदार ताली है इरफान भाई के लिए हमारे। इसी का जवाब हम आपसे भी चाहेंगे, आप बोलिए। सर, आज हम लोग बात करें चुनाव की। हमारे डेमोक्रेसी को, हमारे लोकतंत्र को बहुत ही मजबूत करता है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति को मौका मिले, हर एक व्यक्ति का नेतृत्व
हमारे भाई बहन, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान, चाहे वो अमीर, चाहे वो गरीब, लेकिन मैं एक सवाल सबसे आज पूछना चाहूँगा कि कोई भी नेता या कोई भी बड़ा आदमी आज हम दिव्यांगों की बात क्यों नहीं करता? उद्देश जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक जोरदार तालियां उद्देश जी के लिए। Sandeep, on that point, it's very important that as the education system is important for students, it is equally important that when we elect people who govern the country to have a minimum education, to have this platform where they are also qualified to become a part of that decision making of governing the country. तो इसका जवाब हम आपसे लेते हैं कि आपके युवा जो है इस देश में इस बारे में क्या विचार रखता है। हमें ये समझना होगा कि जब हमारा विद्यालय है, हमारा महाविद्यालय, हिंदू महाविद्यालय, यहाँ पर जब हम पियोन की नौकरी के लिए भी, हालांकि मैं समझता हूँ कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर भी हम न्यूनतम क्वालिफिकेशन रखते हैं। तो जिन्हें हम अपने देश की कमान सौंप रहे हैं, यदि वहाँ पर हम शिक्षा के महत्व को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम चूक जाएंगे। आपने कहा कि एक राजनीति का भी एक वो स्तर बना देना चाहिए कि इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए। तो मैं भी कॉलेज की राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता हूँ। मैं क्लास नहीं लेता, मैं एकेडमिक्स को उतना ध्यान नहीं देता, मैं बेसिकली यहाँ ज़्यादातर पॉलिटिक्स में लगा रहता हूँ। अगर सर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उस काम में अच्छा कर सकता हूँ और मैं पढ़ाई में एकेडमिक में नहीं कर सकता अच्छा, तो क्यों अगर एक न्यूनतम स्तर बना दिया जाएगा तो मैं अपने आप को कैसे एक्सप्लोर कर पाऊंगा यहाँ कि अगर मैं ऐसे यहाँ पे अगर कह दिया जाए कि एमए करके ही आप लोकसभा इलेक्शन लड़ सकते हो और मेरी इच्छा नहीं है करने की, मैं नहीं कर सकता, मुझे पता है मैं फेल हो जाऊँगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं राजनीति के मंच पर बहुत कुछ कर जाऊँगा, तो मेरे से तो अवसर छीना जाएगा। तो आपका ये कहना है कि राजनीति में फिलहाल कोई क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर मादा है, आपके अंदर क्षमता है, तो आपके लिए कोई कट ऑफ नहीं होना चाहिए। When we talk about education, we have to understand the difference between education and literacy. So while you were saying that there must be a minimum qualification, what will be the parameter of that qualification? How will you define a person that this person is eligible to be an MP or an MLA? We can't say this because we have in past also seen, basically we are ignoring the most of the population of this nation, which is not right. It will be against the inclusiveness of this nation. So like he was saying that we have to consider the जाति धर्म ये सब नहीं होना चाहिए। तो अगर जाति धर्म पे भेदभाव नहीं होना चाहिए तो हमें ऐसा लगता है कि एजुकेशन जो है उसके सही पैमाने को हमें समझना पड़ेगा। लिटरेसी के बेसिस पे भी ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। When we talk about education, what does education impart? Education impart cognizance, the awareness about the issues, and what does awareness does to us? It makes us more liberal in our thought process. So the outcome of lack of education and deprivation of education in our political masters has actually led to the corrosion of this whole public debate. We possess a more liberal ideology, we become more tolerant, more educated on these issues, and we actually work towards these issues. Well, that's the perspective I believe. बहुत अच्छा आपने बोला। आप कुछ कहना चाहती हैं इस मुद्दे पर? मैं देख रहा हूँ कि जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो मिश्रित हैं। I believe that every person who is going to contest for the elections doesn't need any kind of qualification, in my opinion. But what we need is a powerful leader who can make the entire nation work cohesively. अदर देन दैट, इस रास्ते में जो काम होगा वो एक अलग दिशा में चलेगा, जहाँ हर एक बच्चे को एक बेसिक एजुकेशन मिलनी ज़रूरी होगी, जो है भी, लेकिन उसका ग्राउंड लेवल पे काम करना ज़रूरी है, सो दैट वन डे देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ आवर पॉलिटिशियंस, बिकॉज दे विल हैव दैट मिनिमम रिक्वायर्ड एजुकेशन. So that is what I believe, because the country is being run by the bureaucrats, and what we need is a powerful person who will present those ideas in a powerful way, making our nation look and be more powerful in terms of the entire world. स्मृति, इनका ये कहना है कि चूंकि नौकरशाही देश चलाती है, लेकिन उसके ऊपर जो पॉलिटिकल लीडरशिप हो उसमें ताकत होनी चाहिए, उसमें एजेंडे को उसके अंतिम दौर तक ले जाने की कुव्वत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। In your vision, how do you describe a powerful leader? हमारे bureaucrats, they come out with policies which are, you cannot always predict a policy's outcome when you're framing it.
as 100% accurate. So powerful leader in my opinion will be who has the ability to implement that, and even if it goes wrong, he has the ability to take it upon himself that yes, it was my mistake and I have the necessary abilities to correct it all. So that is what I believe is a powerful leader is supposed to do. So powerful leader implementation, along with the right implementation, he should have the sense of ownership also. If something goes wrong, if something doesn't work out, he should take the responsibility and come out with some corrective measures. So Sandeep, what is the opinion of students on this perspective? I'll just get an opinion from one of the students here. आप बताइए. I mean that the powerful leader is not covered by the Lutyens zone. That Lutyens decides what's the country's future. Not covered by the bureaucrats, and must be educated, because India has seen many leaders. They just don't understand that what the bureaucrats said and what the policies of India, and at least a minimum criteria of the education should be of our lawmaker. हम फिलहाल इस कार्यक्रम के आखिरी दौर में हैं, तो हम आखिरी सवाल जो है आपसे हम ज़रूर करना चाहेंगे कि आप हमें ये बताइए कि आज की तारीख में आप फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, आपके बाद जो फर्स्ट टाइम वोटर्स आएंगे उनके लिए क्या संदेश है आपके पास? पहला संदेश तो यही रहेगा कि आप अपने अधिकार का, अपने दायित्व का उपयोग ज़रूर करें। संदेश ये रहेगा कि ठोस मुद्दों पर वोट करें, ठोस मुद्दे जो भारत के हित में जाएं, ऊल जुलूल की बातों में ना आए। और हम युवा हैं, हमारे कंधों पर भारत है, हमें राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी देनी है, तो उस भागीदारी को हम अपने पूरी शिद्दत से निभाएं, ये मेरा संदेश रहेगा। ऑल द बेस्ट। So Sandeep, here we spoke to so many students, tried to get their perspective, tried to gauge their opinion, their demands, what do they think of New India, what suggestions do they have, how do they see this idea of New India, their role, their participation, being the first time voters. Coming to you, how would you summarize this entire discussion? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, मेरा नाम गौरव सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने इतनी पूरी देर से बहस सुन रहा हूँ, मुझे इतना लगा कि नया भारत जो है, जब हम नया कहते हैं तो मुझे लगता है कि हम कुछ भी अगर नया लाना चाहते हैं तो पुराने के निषेध में होगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एक ऐसा भारत बने जिसमें अगर 50% हिस्सा महिलाओं का है और वो अपना वोट डिसाइड नहीं कर सकती हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि उनको अपना वोट देना कहाँ है, उनको सिर्फ ये उनके घर के मर्दों के द्वारा, उनके घर के पुरुषों के द्वारा ये बताया जा रहा है। तो हम कैसे कहेंगे कि हमारे पास इतने % वोटर हैं? हमको उसका आधा करना पड़ेगा कि हमारे पास इतने वोटर हैं, महिलाएं हमारी वोटर की लिस्ट में आती ही नहीं है। क्योंकि अगर मताधिकार है तो सबका मताधिकार होना चाहिए, उसमें महिलाएं भी होंगी, उसमें वो लोग भी होंगे जिनके घर में नहीं चलती है। तो हम अपने पूरे राजतंत्र, अपने पूरी सिस्टम को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि हर एक वोटर अपनी मर्जी से वोट दे, ना कि किसी और के कहने से वोट। 2 लाइन तहजीब हाफी की बोलना चाहता हूँ, और वो भी उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ जो माइग्रेंट करके अपने देश से चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये तू किस लोगों के बीच में जाकर रोशन हुआ, तेरे अपने तरसते हैं यहाँ अपनी किरणों के लिए। धन्यवाद। So here the students are saying, they are emphasizing on the point that New India should be all about new idea, new opinion, new strategies, new development. Everything has to start afresh. The old legacy has to be shunned to give space for the newcomers, for the youth, for everyone who is participating in building this new India to come forth and participate in the process. और इस तरह से ये डिस्कशन इसका यहीं पर हम इसका समापन करते हैं। हम विशेष आभार जताएंगे हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल और यहाँ के टीचर्स का। फ़िलहाल इस विशेष के विशेषांक में इतना ही। हमारी और स्मृति की तरफ से आपको धन्यवाद। तो ये रहा हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हमने कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स से बात की। ये सारे वोटर्स मिलेनियल जनरेशन से आते हैं, तकनीक से गहरा जुड़ाव रखते हैं, सूचना और तथ्य की कसौटी पर किसी भी मुद्दे को परखते हैं, अपनी बात बेलौस तरीके से रखते हैं, आधी आबादी के अधिकारों के लिए मुस्तैद दिखते हैं, देश के विकास को किसी भी विचारधारा से आगे जाकर देखते हैं और जनतंत्र की ताकत पर अटूट विश्वास रखते हैं और व्यवस्था से सवाल भी पूछते हैं, जैसे वो कैसे वोट करें अगर शिक्षा के चलते मजबूरन उन्हें कहीं और रहना पड़ रहा हो। और जान लीजिए, ऐसे छात्र लाखों की तादाद में हैं हमारे देश में, जो अपना कीमती वोट जाया नहीं जाने देना चाहते। पर करें तो क्या?
इस तकनीकी युग में क्या इस समस्या का समाधान है? ये सवाल चुनाव आयोग से। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड और कुछ नई जानकारी के साथ। अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो इंगित करिएगा, हम ठीक करेंगे। तो अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।